हाँ भाई भाई लोगों, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो एक्चुअली मुझे भी बहुत सारा टाइम लगा सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी स्कैन कॉपीज अलग अलग हार्ड ड्राइव में मैंने स्टोर कर रखी है। तो उन सबको इकट्ठा करना था मुझे, और ताकि मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, और ये बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है एज फार एज ऑल द इश्यूज दैट पीपल मे यू नो फेस इन फ्यूचर। क्योंकि मेरे नाम को लेके बहुत फंडा हुआ, बहुत दिक्कतें हुई मुझे। तो बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा इस बारे में। तो मैं सोच रहा था कि ये सीरीज में इसको भी सारी जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई, मतलब यहाँ पहुँचने में, यूएस के पासपोर्ट तक बनवाने में, अपने नाम को ठीक करवाने में। तो मैं सोच रहा था कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ना मैं इसमें डॉक्यूमेंट करता चलूँगा, कि जब भी कोई मेरे सीरीज को देखेगा उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसको मतलब पहले ही वो अपनी नाम को ठीक करवा लेगा इंडिया में ही, यहाँ आने से पहले। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, यहाँ आने के बाद पैसे लगते हैं, वो तो एक इश्यूज है। लेकिन टाइम बहुत ख़राब होता है, मतलब दो दो तीन तीन चार चार साल तक बंदा लटक रहा है। और नाम का फंडा तो यहाँ बहुत बेकार है, क्योंकि जब आपका एक बार नाम बिगड़ जाता है ना, तो आपके बैंक अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे ड्राइवर्स लाइसेंस बोलते हैं, उसमें भी फंडा। अगर घर ले लिया तो उसमें भी, प्रॉपर्टी में भी आपके नाम गलत चढ़ेगा। और इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में भी अगर रेंट एग्रीमेंट ले रखा है, किराए पे घर ले रखा है, तो उसमें भी आपका नाम गलत रहेगा। और कहीं नौकरी करते हो वहाँ भी नाम उल्टा रहेगा। और आने वाले टाइम में मान लो नाम ठीक करवा लिया, तो फिर वो जब पूछते हैं ना कि प्रायर योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, कि पहले कहाँ पे नौकरी करी, वहाँ पे फिर नाम मिसमैच होता है। अच्छा, मेरे को बहुत जगह दिक्कतें आई जब मैंने कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा, वो सोचते कि मैं फ्रॉड हूँ, कि मैं नाम बदल बदल के अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मतलब मेरे नाम के साथ इतनी दिक्कतें हुई थी। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, तो मैं आपको शुरू करते हैं वीडियो ये। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने पहले वाली वीडियो बनाई है, हो सकता है आप मतलब स्किप करके सीधा इस वीडियो पे आए, वो ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं सीधा। लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहली वाली वीडियोस में भी दी है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप पूरी सीरीज एक दो, एक बाय एक दो तीन चार व्लॉग सारे फॉलो करते चलोगे, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी मेरे व्लॉग्स को देखने में। तो एक बात मैं ऐड करना एक्चुअली भूल गया अपने पिछली वाली वीडियो में, जो मैंने इमिग्रेंट वर्सेस नॉन इमिग्रेंट वीडियो बनाई थी, उसमें एक चीज़ बताना भूल गया, कि जब कोई इमिग्रेंट वीज़ा पे यूएस आता है तो वन वे टिकट पे आ सकता है। नॉर्मली जैसे कोई टूरिस्ट वीज़ा लेता है, मान लो, जो कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, अगर ऐसा कोई लेके यूएस में आता है, तो जो जो एयरपोर्ट वाले हैं, मतलब जो एयरलाइंस वाले हैं, वो उसको रेकमेंड करते हैं, या एक्चुअली नॉट इवन रेकमेंड, मतलब ये पूरा मतलब फोर्स करते हैं कि तुम्हें अपना राउंड ट्रिप टिकट लेके जाना है, वन वे पे जाने देते ही नहीं है, क्योंकि वो जो वीज़ा है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कई लोगों को नहीं पता होता, उनका लग जाता है इमिग्रेंट वीज़ा, और वो राउंड ट्रिप टिकट लेके चले जाते हैं, और बाद में कैंसिल कराते हैं, तो उनका रिफंड नहीं मिल रहा है, या बहुत लॉस हो रहा है, 20,000 40,000 या 50,000 का लॉस हो रहा है। तो उन सबसे बेटर है आप पहले समझ लो कि तुम्हारा वीज़ा कौन सा है, इमिग्रेंट है या नॉन इमिग्रेंट है। अगर नॉन इमिग्रेंट है तो राउंड ट्रिप टिकट मस्ट है, आपको लेके ही जानी ही पड़ेगी। मतलब बिना राउंड ट्रिप टिकट के तो कोई जा ही नहीं सकता, वो जाने ही नहीं देंगे। मतलब वो जाने ही नहीं देंगे, वो एयरपोर्ट से प्लेन में बैठने ही नहीं देंगे आपको। तो मेरे मेरे केस में जो था, मेरा इमिग्रेंट वीज़ा था, तो मेरे को वन वे टिकट लेनी थी। सीधा मैंने अपने इंडिया से यूएस की टिकट ली थी वन वे, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, और मैं सीधा यहाँ पे आ गया था। अब मैं आपको, अब ये वाली वीडियो में शुरू करते हैं। मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इसमें, और कोशिश करूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बहुत लोगों को पता होगा, या इशू ऑलरेडी होगा, मेरे जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरा इंडिया का पासपोर्ट है। अब तो ऑफ कोर्स कैंसिल हो गया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंसिल की स्टैंप लग चुकी है, ये तो कैंसिल हो चुका है मेरा पासपोर्ट। लेकिन मेरा दिक्कत ये थी, मेरा जो जन्म हुआ था, मेरा घर में हुआ था, मतलब मैं दाई के थ्रू या जो भी होता है, मेरा जन्म घर में हुआ था, तो मेरा जो लास्ट नेम था वो कभी लिखा ही नहीं था पासपोर्ट में। तो जब मैं पासपोर्ट अप्लाई कर रहा था इंडिया में, वो कहते हैं कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, और मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे उन्होंने मेरा नाम फर्स्ट नेम प्रिंस हिंदी में लिख रखा था। अच्छा, लास्ट नेम उसके ऊपर कभी था ही नहीं। तो मेरा पासपोर्ट बन के आ गया, मैंने कहा क्या करना है मुझे भाई, अपने वीज़ा बन गया, मतलब पासपोर्ट बन गया, मुझे क्या मतलब दिक्कत होगी, मुझे इतना पता नहीं था। जैसे आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, या पहली पहली बार सोच रहे हैं बाहर जाने की, या ट्राई सोच रहे हैं कि भाई वीज़ा अप्लाई करेंगे, और अभी इतना नहीं पता या नहीं सोचा कि लास्ट नेम नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत दिक्कत देगी आपको आने वाले टाइम में। और एक्चुअली इससे ये भी पॉइंट अच्छा निकलता है कि अगर आपको पता है कि कोई और, हो सकता है कि आप नहीं अप्लाई कर रहे, लेकिन कोई और अप्लाई कर रहा हो यूएस का वीज़ा, या है, और
उसके साथ ये फंडा है, लास्ट नेम नहीं है या पूरा नेम नहीं है, तो ये मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि उस उनको भी शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि कोई भी हो उनको हेल्प मिले इस वीडियो से, क्योंकि जो जो दिक्कतें मुझे हुई है हो कोशिश यही रहेगी कि वो दिक्कतें दूसरों को ना हो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मेरा इसमें लास्ट नेम था ही नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, क्या है लास्ट नेम नहीं है, नहीं है, मुझे क्या करना, मेरा नाम तो प्रिंस तो है ही, लेकिन मेरा स्कूल में जो इंडिया का पहचान पत्र होता है, पैन कार्ड होता है, उन सब पे मेरा पूरा नेम प्रिंस गुप्ता मेरा कंप्लीट नेम था। लेकिन मेरे पासपोर्ट के ऊपर मेरा लास्ट नेम नहीं था, क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से जाती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा पासपोर्ट बन गया, बन गया। अच्छा, अब टाइम आया मेरा वीज़ा अप्लाई करने का, जो आप देख सकते हैं बीच में जो है ये स्टिकर सा लग रहा है पासपोर्ट पे, ये वीज़ा होता है। अगर किसी ने नहीं देखा तो ऐसा वीज़ा लगता है। तो अच्छा, जब मेरा वीज़ा लगने का टाइम आया तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें जो फॉर्म होता है DS-160 फॉर्म बोलते हैं, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है एम्बेसी के लिए, जो यूएस एम्बेसी दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में, वहाँ पे उनको ये फॉर्म भर के देना पड़ता है। अच्छा, अब फॉर्म में मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि योर नेम शुड बी सेम एज योर पासपोर्ट। अच्छा, अब पासपोर्ट पे लिखा है कि जो नाम है तुम्हारा पासपोर्ट जैसा बिल्कुल वही होना चाहिए। अब भाई वो कैसे होगा जब मेरे पासपोर्ट पे लास्ट नेम है ही नहीं? तो मैं क्या लिखूं उस पे? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको खाली छोड़ूं या मैं क्या करूं, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अब ये FNU की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, ये 2000 आई थिंक 11 या 12 से शुरू होगी थी। अब मैं आपको एक ईमेल शेयर करता हूँ। तो वहाँ से मैंने ईमेल सबसे पहले भेजी VFS को। VFS पता होगा काफ़ी लोगों को, या नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूँ। VFS बोले तो एक मीडिएटर है, जो एम्बेसी और हमारे जो कस्टमर है, क्लाइंट है, हमारे बीच में होती है। अब मुझे कोई भी कम्युनिकेशन करनी है एम्बेसी के साथ, तो मैं एक ईमेल भेजूंगा VFS वालों को, जो नेहरू प्लेस में इंडिया में है, दिल्ली में है, और वो उनको एम्बेसी वालों को वो ईमेल डालते हैं, फिर एम्बेसी वाले उनको ईमेल भेजेंगे और वो मुझे ईमेल भेजेंगे। तो ऐसे कम्युनिकेशन चलता है। तो कोई भी मुझे क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कोई भी दिक्कत है, तो मैं उनको पहले ईमेल डालूंगा। तो ये मेरी ईमेल है, मैं आपको ईमेल भी दिखाता हूँ। ये मैंने ईमेल निकाली है पुरानी। और ये नंबरों पर मत जाइएगा, ये फ़ोन नंबर मेरे एक्चुअली बंद हो चुके हैं, तो ये कोई नंबर वंबर मैं यूज़ नहीं करता ये। तो सब कुछ ऑफ कोर्स चेंज हो चुका है, बहुत पुराने नंबर से ही। और ये ईमेल भी मैं यूज़ नहीं करता बाय द वे। तो एनीवे देखो, ये मैंने ईमेल उनको क्लियरली 2011 में भेजी थी ईमेल ये। और मैं आपको लाइव ईमेल दिखा रहा हूँ, कोई ये भी नहीं है ना कि मैं कोई फेक स्टोरी बना के या सिर्फ कहानियाँ बना बना के आपको सुना रहा हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं एटलीस्ट आपको पूरे एविडेंस, सारे सबूत दिखाता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको भी इंटरेस्ट भी आए सुनने में, देखने में स्टोरी, और दूसरा एक आपको सीखने को भी कुछ मिले मेरी मेरी मेरे व्लॉग से। तो ये मैंने उनको ईमेल लिखी थी 2011 में कि भाई ऐसे ऐसे मेरे जो पासपोर्ट है, मेरा पूरा नेम प्रिंस गुप्ता है, लेकिन जो प्रिंस है मेरे पासपोर्ट में लिखा हुआ फर्स्ट नेम में, लेकिन नथिंग इन लास्ट नेम। उसमें लास्ट नेम कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। तो भाई जब मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसमें क्या लिखूँ? तो इनका मुझे जवाब आया काफ़ी दिन के बाद। ये देख सकते हैं, DS-160 फॉर्म, यू रिक्वायर टू स्पेसिफाई योर होल नेम इन द सर नेम। अब ये मुझे बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा पूरा नाम है, जो तुम्हारे पासपोर्ट पे तुम्हारा नाम लिखा है, वो तुम्हारा जाएगा लास्ट नेम में, और फर्स्ट नेम विल बी FNU, फर्स्ट नेम अनअवेलेबल। तो इन्होंने मुझे बोला FNU डालना पड़ेगा तुम्हें उसमें, अपना जो तुम फॉर्म भर रहे हो DS-160, उसमें फर्स्ट नेम तुम्हारा होगा FNU और लास्ट नेम होगा तुम्हारा प्रिंस। मैंने कहा यार ये क्या फंडा है भाई, मेरा जब नाम तो पूरा प्रिंस गुप्ता है, ठीक है, मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है, और प्रिंस मेरा फर्स्ट नेम है, गुप्ता मेरा लास्ट नेम है। ये मुझे बोल रहे हैं कि FNU तुम्हारा फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम में डाला तुम अपना प्रिंस। देखो क्या लिखा है, स्पेसिफाई योर होल नेम, मतलब पूरा तुम्हारा जो नाम है वो तुम्हारा सरनेम कॉलम में जाएगा, मतलब प्रिंस तुम्हारा सरनेम के डब्बे में जाएगा, जहाँ पे सरनेम, जहाँ पे गुप्ता होना चाहिए, और फर्स्ट नेम में डाल जाएगा FNU। अब मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या फंडा है, ये क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे होंगे, अब मुझे क्या पता, ठीक है वीज़ा लग जाएगा वो बात की बात है। तो मैंने भाई ऐसे कैसे फॉर्म भर के दे दिए। बाद में बहुत इश्यूज हुए, मैं हो सकता है वो एक उसकी अगली वीडियो बनाऊंगा। मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया था, बहुत लफड़े हुए थे। मतलब मैं इस वीडियो को सिर्फ मैं नाम तक रखना चाह रहा हूँ सीमित, क्योंकि मेरे बड़े लठ बजे थे यहाँ तक पहुँचने में। तो मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगा, मेरा कैसे कैसे इंटरव्यू रिजेक्ट भी हुआ, कैसे मैंने उनसे कंप्लेन भी, मैंने एक्चुअली कंप्लेन फाइल करी थी एम्बेसी के लिए, और मैंने US के तक भी फाइल करी थी, बड़ी कंप्लेंट्स मैंने फाइल करी थी, तो बहुत कुछ हुआ था। तो एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला भाई FNU प्रिंस डाला है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, अब मैं इनसे क्या लड़ूँ, इन्होंने उनसे पूछ के मुझे बताया है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना FNU प्रिंस डाल दिया, मतलब FNU फर्स्ट नेम प्रिंस लास्ट नेम। तो ठीक है भाई, बहुत टंटों के बाद मेरा लास्ट में वीज़ा आ गया, मैं अपने खुश, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरा टाइम था टिकट लेने का। अब मुझे US की टिकट लेनी थी, जो भी यहाँ पे वन वे टिकट मुझे लेनी थी वीज़ा के बाद। अब मैं एक्चुअली ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता था इंडिया में,
यूएस कंपनीज के लिए, तो मैं आउटसोर्स जॉब्स थी, अलग अलग कोई मल्टीनेशनल ट्रैवल एजेंसीज थी जिनके लिए मैं जॉब करता था। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस था टिकटों को लेके, एयरलाइन टिकट्स हुई, अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एंड ऑल सब। मुझे बहुत एक्सपीरियंस था इंडिया में भी। अब मुझे, मैं खुद इवन ट्रैवल एजेंट हूँ वहाँ का, और यूएस कंपनीज का। मुझे खुद ये चीज़ नहीं समझ आ रही, एक्सक्यूज मी, अब मुझे खुद ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं टिकट जो बनाऊंगा मैं किस नाम पे बनाऊं। क्योंकि नॉर्मली टिकट होती है, जो भी आपके पासपोर्ट पे नाम लिखा है वो नाम डालते हो आप टिकट के ऊपर, राइट। बहुत लोगों को पता होगा अगर उन्होंने कभी ट्रैवल करा है ओवरसीज, तो नाम जो होता है वो सेम होता है पासपोर्ट के साथ। अब मेरे किस्से में मेरे पासपोर्ट पे तो लास्ट नेम है ही नहीं, है ना। लास्ट नेम मेरा गुप्ता तो उस पे है ही नहीं, मेरा सिर्फ प्रिंस लिखा हुआ है इस पे, लास्ट मतलब फर्स्ट नेम। अब चाहे वीज़ा देखो, वीज़ा पे मेरा FNU प्रिंस, यहाँ तो बिल्कुल ही अलग हो गया जी नाम, यहाँ तो प्रिंस ही तुम्हारा लास्ट नेम बन गया। अब मैं सोचा टिकट पे क्या डालना है मुझे अब। तो मैंने लुफ्तानसा एयरलाइंस में, मेरे याद है मैंने टिकट बुक करी थी, मैंने लुफ्तानसा को फ़ोन करा, वो बोले सर आपको प्रिंस प्रिंस डालना है। मैंने कहा यार ऐसा है, देखो अपने सुपरवाइजर से बात कर लो, या जहाँ भी बात करना है ना, पूरा क्लियर करके मुझे कंफर्म बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इश्यू हो जाए। यहाँ मैं 50-60 हज़ार की टिकट ले रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ और वो बोले कि नहीं तुम ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा नाम मिसमैच है। क्योंकि इंटरनेशनल जब ट्रैवल करते हो तो एक वर्ड से, अगर प्रिंस की स्पेलिंग में अगर मैंने गलत लिख रखी है यहाँ पे, एक शब्द, एक एक लेटर के भी गलत हो ना, वो बोर्ड नहीं करने देते प्लेन। डोमेस्टिक में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस दिखाओ मान लेते, एक दो लेटर इधर उधर हो। लेकिन इंटरनेशनल में बिल्कुल नाम जो है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ये मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है एयरलाइंस वाले इन चीज़ों को लेके। तो तो यहाँ पे भी आप, एक अच्छा पॉइंट आपको सीखने के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन हो बिल्कुल मेरे वाली, तो मेरे को इन्होंने बोला था कि प्रिंस प्रिंस डालना पड़ेगा, प्रिंस फर्स्ट नेम और प्रिंस लास्ट नेम। मैंने इनके सुपरवाइजर से बात कर लिया, फ़ोन काट के फिर दोबारा फ़ोन कर लिया, फिर दोबारा बात करी, सारा कुछ कंफर्म कर लिया। मतलब 3-3 4-4 बार, 5-5 बार वेरीफाई कर लिया, अलग अलग एयरलाइंस को कॉल करके वेरीफाई करा। मैंने कहा भाई सही सही पक्का बताओ, क्योंकि ये इन बातों में ना मतलब गेम मत खेलो, मुझे क्लियर बताओ, क्योंकि ये बहुत मतलब मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इतनी महंगी टिकट है, मैं ऐसे ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। तो कोई नहीं, सब ने मुझे बताया कि नहीं प्रिंस प्रिंस डलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्रिंस प्रिंस डाला। यूएस में मैं आया, और तो मेरा जो वीज़ा था, ऐसे आप देख सकते हो, K1 वीज़ा था, राइट। तो मेरा लीगल नेम जो बोलते हैं यूएस में, मेरा लीगल नेम था FNU प्रिंस। तो मैंने जहाँ जहाँ नौकरी करी, ठीक है, मैंने जितने अपने लाइसेंस बनवाए, क्रेडिट कार्ड बनवाए, बैंक अकाउंट्स बनवाए, मैंने गाड़ी ली, ठीक है, अपार्टमेंट लिया है मैंने किराए का जब मैं यहाँ पे रहता था पहले, और उन सब पे मेरा लीगल नेम था FNU प्रिंस। तो इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी, मैं ना कोई जॉब इंटरव्यू देता था तो वो मेरे नाम को FNU प्रिंस बोल रहे हैं कि आर यू FNU प्रिंस। तो मुझे वहाँ भी बड़ी दिक्कत होती थी, अरे वो सबको कहानी समझानी पड़ती थी, भाई मेरा नाम कोई FNU नहीं है, मेरा प्रिंस नाम है। तो वो सोचते भाई FNU क्यों है तुम्हारे नाम में। तो मतलब बड़ी दिक्कतें, आप समझ सकते हो कितनी, है ना, इससे बहुत हेडेक होते हैं। तो तो मैं बड़ा परेशान था इस FNU को लेके, बहुत ही इश्यूज बने। तो कुछ टाइम के बाद इन्होंने मेरे को पहले, क्योंकि मेरा जो था फियांसे वीज़ा था, राइट, K1 वीज़ा। तो K1 वीज़ा के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही मैं यूएस में एंटर करता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं जो इन्होंने मेरा वीज़ा लगाया था वो 17 अप्रैल 2012 को लगा था मेरा वीज़ा, और 15 अक्टूबर 2012 को वो एक्सपायर। इसका मतलब मेरे को लगभग 6 महीने इन्होंने दिए थे, कुछ ऐसा कुछ मेरे, हाँ 6 महीने हुए आई थिंक, अप्रैल से अक्टूबर। तो मुझे याद है कि इन्होंने यहाँ 6 महीने का इन्होंने मुझे टाइम दिया था। और कंडीशन ये होती है जिस भी दिन विद इन, अच्छा एक चीज़ देखो कितनी शॉर्ट विंडो इन्होंने मुझे दी है, सिर्फ 6 महीने की। मतलब वो मैं स्टोरी बाद में समझाऊंगा मेरे को कितनी दिक्कतें हुई इस वीज़ा को लेने में। लेकिन जब मेरा लास्ट में लगा तो मुझे सिर्फ इन्होंने 6 महीने दिए। और कंडीशन ये है कि जब K1 वीज़ा पे तुम यूएस में आते हो, तुम्हारे पास सिर्फ 90 दिन का टाइम होता है, द डे यू अराइव। जैसे ही मैं लैंड हुआ यूएस में, इस दिन के मतलब इसके अंदर अंदर, ये नहीं है कि मैं 14 अक्टूबर को पहुंच गया, उसके बाद तो मैं रुक ही नहीं सकता, वैसे मैं इलीगल हो गया। तो मतलब मेरे जो 90 डेज हैं, जो 90 दिन के हैं, उसके उसके अंदर अंदर मुझे, मेरी जो फियांसे है, मेरी वाइफ है, उससे मुझे शादी करनी है। और जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ USCIS वालों को भेजना है। ये कंडीशन होती है इसमें K1 वीज़ा में। अगर मैं वो नहीं करता तो मुझे 6 महीने के अंदर अंदर उल्टा भाग के इंडिया आना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेस था मेरे अंदर कि जल्दी जल्दी सारे काम करो और फटाक देरी से अपने अपना ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करो, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इतना इतना कुछ करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, नाम वाम मेरे सारे उल्टे फुलटे हो रहे थे। तो तो हाँ, मैं अपने आया यहाँ पे, आई थिंक मैं अप्रैल में ही आ गया था, ऐसा कुछ मेरे याद है। हाँ, अप्रैल 25 को मैं आया था। तो मतलब जब भी 2-4-5 दिन के अंदर अंदर मैं टिकट लेके, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा था,
मैं फटाक देने से आया, हमारी शादी वादी हुई, सारा हमने जो मैरिज सर्टिफिकेट, अगेन यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट भी मेरा लीगल नेम था एफ एन यू प्रिंस, क्योंकि पूरे यूएस में मेरा इस टाइम लीगल नेम चल रहा था एफ एन यू प्रिंस। तो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट एफ एन यू प्रिंस, तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यू एस सी आई एस वालों को भेजे। और मेरे वाले प्रोसेस में K1 वीज़ा में क्या होता है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा दे के शादी कर लो कि भाई ठीक है मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा बाद में, और मेरा ग्रीन कार्ड लगवा दो। यहाँ बहुत कॉमन है ये चीज़ें, बहुत इसे इसे एक्चुअली ग्रीन कार्ड फ्रॉड बोलते हैं, इसे 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 फ्रॉड बोलते हैं यहाँ पे, इमिग्रेशन फ्रॉड बोलते हैं। यहाँ बाकायदा लॉयर्स हैं, बहुत सारे वकील बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को मतलब लड़ते हैं, इन चीज़ों से, इश्यू से डील करते हैं। यहाँ बहुत होता है, यहाँ पे कॉलेजों में बहुत लोग मिल जाते हैं। मैं हो सकता है आने वाले टीवी में ना टीवी कह रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे, मतलब इलीगल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कैसे कैसे तरीके भी हैं, लोग यहाँ आ सकते हैं। मतलब मुझे पता है, अब तो मैं बहुत सारे यहाँ हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुतों की मैंने स्टोरी सुनी है, ठीक है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, समझा है, तो मुझे पता है कैसे कैसे लोग यहाँ आते हैं, और बहुत आए भी हैं और सेटल भी हो गए हैं, और कैसे कैसे लोग उल्टे भी गए हैं यहाँ से। तो बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो वही मेरा गोल है, इस यूट्यूब के माध्यम से आप सबको समझाना। तो एनीवे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इसमें क्या हुआ था, मेरा नाम एफ एन यू प्रिंस बन गया, ठीक है। तो मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे एम्बेसी यू एस सी आई एस वालों को। तो मेरे केस में क्या करते हैं वो, क्योंकि फ्रॉड इतने ज़्यादा होते हैं इस फियांसे वीज़ा में, K1 वीज़ा में, तो ये लोग क्या करते हैं, आपको 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड देते हैं। ग्रीन कार्ड तो दे दिया, जो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड बोलते हैं वो दे दिया, लेकिन उसे बोलते हैं कंडीशनल ग्रीन कार्ड, वो होता है सिर्फ 2 साल का। मैं उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, वो होता है ये, इसे कहते हैं कंडीशनल ग्रीन कार्ड। ये दिखने में बिल्कुल वैसा होता है, लेकिन इसकी जो डेट होती है, एक्सपायरी डेट, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा 2013 में इशू हुआ था ये, और 2015 में, अच्छा ये हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, जो यूएस में डेट फॉर्मेट होता है वो स्टार्टिंग मंथ होता है, इंडिया में जैसे डेट होता है ना, डी डी एम एम वाई वाई, यहाँ पे एम एम डी डी वाई वाई होता है। तो पहले यहाँ मंथ होता है, फिर डेट, और फिर ईयर। तो ये अप्रैल है, अप्रैल 25 2013, और अप्रैल 25 2015। तो उन्होंने मेरे को ये ग्रीन कार्ड दिया था स्टार्टिंग में, जिससे कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ सिर्फ 2 साल तक। ये अच्छा, इसमें पूरे इंटरव्यूज़ होते हैं, मेरा मेरी वाइफ का, वो सब पूछते हैं कि मतलब वेकेशन पे, छुट्टियों पे तुम कहाँ कहाँ गए, अपनी छुट्टियों की फ़ोटोज़ दिखाओ, ठीक है, मतलब ये वेरीफाई करने के लिए कि भाई तुम सही में एक दूसरे से, तुम्हारी शादी हुई है, लीगली तुम साथ साथ रहते हो। ये नहीं है कि किसी ने कोई पैसे वैसे खिला दिए कि भाई चलो तुम मुझसे पैसा लो और मैं बस मेरा मेरा तुम ग्रीन कार्ड बनवा दो और मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब ये बहुत सख्ताई कर रखी है उन्होंने यहाँ पे। तो इसे कहते हैं कंडीशनल ग्रीन कार्ड, 2 साल का जो मिलता है। इसके साथ साथ मुझे इन्होंने दिया था वर्क ऑथराइजेशन कार्ड, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ क्या होता है। वो होता है ये, इसके बेस पे आप नौकरी कर सकते हो यहाँ पे। ये भी नई चीज़ मैंने सीखी थी जब मैं यूएस में आया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं नौकरी जॉब अप्लाई करता हूँ, मुझे नौकरी करनी है यहाँ पे। भाई मैं जॉब अप्लाई करनी शुरू कर दी मैंने। अच्छा, 5-7 इंटरव्यू दिए, 10 इंटरव्यू दिए, उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई यहाँ पे। जॉब लग गई, मेरे पहले दिन मैं मेरी ट्रेनिंग भी शुरू होगी, मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, 2 दिन ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, तीसरे दिन मुझे एचआर वालों का फ़ोन आया कि वो मुझे एचआर रूम में बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया, तो मुझे कह रहे प्रिंस अपना वो दिखाओ तुम, वर्क ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। मैंने कहा वो क्या होता है, ये उससे आने से पहले की बात है। मैंने कहा वो क्या होता है, मुझे नहीं पता। वो बोली तुम ऐसे यूएस में लीगली जॉब ही नहीं कर सकते वीज़ा के ऊपर। मैंने कहा ये भी फंडा है क्या, मुझे क्या पता था। मैं सोचा वीज़ा लेके तुम यूएस में आओ, नौकरी करो, कोई दिक्कत ही नहीं। बोली नहीं नहीं, तुम्हें वर्क ऑथराइजेशन चाहिए, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इसके बिना तुम यूएस में नौकरी ही नहीं कर सकते। अब मैं बड़ा उदास, मैंने कहा यार इतने टाइम बाद तो मेरी नौकरी लगी है मतलब इतने धक्के खा के 10 इंटरव्यू, 5 इंटरव्यू, 15 इंटरव्यू दे के बड़ी मुश्किल से तो मेरी यहाँ पे जॉब लगी, नई नई नौकरी लगी थी। मैं अपने खुश हो रहा हूँ कि चलो भैया मैं डॉलर्स में कमाऊंगा इतने महीने, मतलब मैं खाली बैठने के बाद। और यहाँ मैं बड़ा खुश हो रहा था, और यहाँ मुझे 3 दिन में बोल दिया कि आप तो जॉब ही नहीं कर सकते, अपना वर्क ऑथराइजेशन लेके आओ। और ये यूएससीएस वाले कम से कम 8-8 महीने, 7-7, 10-10 महीने, 1-1 साल लगा देते हैं ये एप्लीकेशन अप्रूव करने में। इनका बड़ा लंबा प्रोसेस है, मतलब बहुत धक्के खिलाते हैं ये। फिंगरप्रिंट कर रहे हैं, फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में आई गेस। तो बड़ी मुश्किल से मतलब रोध होके मेरा डॉक्यूमेंट आया था ये। तो ये आने के बाद मैं जॉब कर पाया था। तो लेकिन अगेन ये देख सकते हो आप, ये एक्सपायर होगा 2013 में। इन्होंने सिर्फ 1 साल का मुझे दिया था, मतलब इतनी इन्होंने सख्ताई कर रखी है, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर तुम जॉब कर सकते हो। तो ये मिलने के बाद मेरी नौकरी लग गई थी, और मैं अपने यहाँ पे जॉब करना शुरू कर दिया था। तो ये मेरा एफ एन यू प्रिंस पे, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जितनी जगह मैंने जॉब करी वहाँ पे मेरा एफ एन यू प्रिंस, एफ एन यू प्रिंस, एफ एन यू प्रिंस चलता गया। तो तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ऐसे चलता रहा। लास्ट में भाई इसे 2 साल के बाद दोबारा से वो रीवैल्यूएट करते हैं, जैसे ये ख़त्म होने वाला होता है 2015 में। तो आई थिंक 6 महीने का टाइम होता है, ऐसा कुछ था, 6 महीने था
या 1 साल था, आई थिंक इट्स वाज 6 मंथ्स, मेरे ख्याल से 6 महीना था, जो ऐसा कुछ मुझे याद है। 6 महीने जब होने वाले होते हैं, ख़त्म होने से पहले, फिर तुम दोबारा से अप्लाई करते हो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के लिए, जैसे परमानेंट बोलते हैं। इस पे लिखा है परमानेंट, जो ग्रीन कार्ड बोलते हैं ना, ये इसे लिखा है परमानेंट, लेकिन ये परमानेंट है नहीं ये वाला, क्योंकि ये 2 साल का कंडीशनल है। इसके बाद जाके दोबारा आप अप्लाई करते हो कंडीशनल रिमूवल ग्रीन कार्ड, कंडीशनल रिमूवल। तो कंडीशन को रिमूव करते हैं, उसके बाद मतलब मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर मान लो हमारा डिवोर्स भी हो जाता है या कोई बात हो जाती है, मैं नहीं रहता, तो मतलब मैं परमानेंट हूँ यूएस में। लेकिन उससे पहले इस वीज़ा पे अगर मान लो मैं नहीं रहता अपनी वाइफ के साथ, या मान लो हमारा डिवोर्स हो जाता है या और कोई दिक्कत है, मैं इंडिया आ जाता हूँ, तो मतलब मेरा सब कुछ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ कंडीशनल ग्रीन कार्ड के ऊपर था। ये इन्होंने कंडीशन चालू करी थी कुछ साल पहले, कुछ साल, आई थिंक हो सकता है 15 साल हो गए हो, 20 साल हो गए हो, मतलब स्टार्टिंग से नहीं थी ऐसी। जब बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे ग्रीन कार्ड को लेकर, तब इन्होंने ये शुरू किया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा 10 साल का ग्रीन कार्ड लगा था, उसके बाद ये था मेरा। तो ये मेरा ग्रीन कार्ड लगा था 10 साल वाला। ये देखो, इसमें क्या है, रेजिडेंट तो वही है मेरा, जो डेट है वो सेम करी है इन्होंने, क्योंकि यह इस दिन से मैं इनके मतलब सिस्टम में आ गया था। अप्रैल 25 2013 से 2000 2013 से 2025, तो इन्होंने मुझे ये डेट दे दी थी। तो यहाँ पे मैं परमानेंट हो गया था। दोबारा से वो दोबारा इंटरव्यू लेते हैं हमारा, दोबारा से फॉर्म फिल आउट करो, दोबारा से बायोमेट्रिक, दोबारा फिंगरप्रिंट अपॉइंटमेंट, दोबारा इंटरव्यू ले रहे हैं, दोबारा सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, सब कुछ वेरीफाई कर रहे हैं। बहुत लंबा प्रोसेस, जैसे कोई आसान ये 2-4 दिन की बात नहीं है। मैं आपको 1-1 साल की लंबी स्टोरी बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। मतलब मुझे आराम से 8 महीने, 10 महीने, 1 साल लगा था ये प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ये कंप्लीट करने के बाद मुझे ये ग्रीन कार्ड मिला था, जिसकी एक्सपायरी थी 2025। अच्छा, अब इश्यू हुआ था मेरे साथ नाम को लेके। अब मैं परेशान हो चुका था कि मेरा जो नाम है ये एफ एन यू प्रिंस, इसको मैं कैसे ठीक करवाऊँ। तो मैंने दोबारा से यूएससीआईएस को कांटेक्ट करा, मैंने कहा इस नाम को मैं ठीक कैसे करवाऊँ। वो कह रहा है आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में केस फाइल करो। और जो कोर्ट यहाँ का नब्रास्का का, जो यूएस का लॉ सिस्टम है, वहाँ पे कोर्ट में केस फाइल करो कि मुझे नाम चेंज करना है एफ एन यू प्रिंस से प्रिंस गुप्ता। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं यहाँ के सीधा कोर्ट में गया, मैंने वहाँ पे जाके आई थिंक $60 उन्होंने मुझसे लिए। मैंने उनको $60 दे के मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे ऐसे ऐसे अपना नाम चेंज कराना है। उन्होंने फटाक दिन से केस फाइल कर दिया मेरा, और मुझे बोला आपको इस जो कोई न्यूज़ लेटर है, कोई जो अखबार होता है यहाँ का, वो उनका मुझे इन्होंने एड्रेस दे दिया कि वहाँ जाके मुझे अखबार में 4 महीने, सॉरी 4 हफ्ते, 1 महीने तक मुझे हर संडे का जो न्यूज़पेपर है उसमें एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट डालनी है कि मैं ऐसे ऐसा अपना नेम लीगली चेंज कर रहा हूँ, फ्रॉम एफ एन यू प्रिंस टू प्रिंस गुप्ता। मैंने कहा ठीक है। मैं गया उनके पास, उन्होंने $100-200 मुझे चार्ज करे। उन्होंने फटाक दिन इसी सारा फॉर्मेट लिख के मुझे बोला ठीक है, और अब आपका 4 हफ्ते तक पब्लिश होगा कि ऐसे ऐसे मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे अभी बताओ, और नहीं तो मैं अपना नाम चेंज मैं कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ का कुछ रूल है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसा करा। उसके बाद मेरी हियरिंग आई, जिसमें मैं जज के सामने मतलब पेश होकर सारी बातें बोलता। अच्छा, वो दिन भी आया, मैं कोर्ट में भी गया, मैंने सारी बात बोल भी दी उनके बाद। उसने जब ही जज ने मेरे को इसको रिजेक्ट मार दिया। मैंने कहा रिजेक्ट क्यों कर दिया? तो मुझे वो कह रही कि आप यूएस सिटीजन हैं ही नहीं। मैंने कहा ये तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। कह रही है आप यूएस सिस्टम को यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली जो यूएस सिटीजन्स होते हैं, सिर्फ वो ये नाम चेंज को ऐसे कर सकते हैं, जब आप यूएस सिटीजन बन जाओगे तब कर सकते हो। मैंने कहा ये क्या बात है, उन्होंने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये देखो कि यहाँ पे ये चीज़ें भी होती है। मुझे बकायदा जो यूएस से आई, जो यहाँ का गवर्नमेंट का सरकारी महकमा है बहुत बड़ा, पूरे यूएस में सारी चीज़ें वही, ग्रीन कार्ड विन कार्ड सब कुछ वही हैंडल करते हैं। वो मुझे बकायदा कह रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे अखबार में ऐड डलवाओ, हैं कोर्ट में जाओ, केस करो, ये सब करो। मैंने वो सब करा और मेरा यहाँ केस रिजेक्टेड। अब मैंने उसको बोला कि मुझे इसका कोई प्रूफ दो कि मैं यूएस सिटीजन मुझे होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं कर सकता ये नाम चेंज फाइल एप्लीकेशन। उसने मुझे प्रॉपर बकायदा नेब्रास्का की जो लीगल डिक्रीज है, मुझे बकायदा एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया इन्होंने मुझे, कि बोली ये देखो, ये प्रूफ है कि तुम्हें यहाँ पे सिटीजन होना पड़ेगा, तब आप नेम चेंज कर सकते हो।
तो अब मैं दोबारा यूएससीआईएस गया, मैंने दोबारा उनकी खाट खड़ी करी, मैंने उनके पीछे लग गया, मैंने कहा ये क्या बात है, तुम लोगों ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी, मेरा इतना टाइम ख़राब हुआ है, मेरे पैसे भी लगे, $300-400 के नीचे भी आया, टाइम भी ख़राब हुआ, मैं यहाँ से जॉब से छुट्टी ले लेके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कभी मैं कोर्ट भाग रहा हूँ, कभी मैं यहाँ भाग रहा हूँ है, और उसके बाद तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तो बोले सर आई एम सो सॉरी, आपका जो डॉक्यूमेंट है मैं इनकी ना कॉपी कर सकते हूँ, मतलब हम अपने अंदर सिस्टम में चेक करेंगे। मैंने कहा ले लो। तो बोली हम आपको कॉल बैक अरेंज कराएंगे और अपने सुपरवाइजर से। मैंने कहा ठीक है, और वो कभी इन्होंने मुझे कॉल नहीं करा, मतलब मतलब ऐसा भी होता है यूएस में। आपको सिर्फ मैं ये थोड़ा एक हिंट दिखा रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू कि मतलब कितनी इश्यूज होते हैं आने वाले टाइम में। उन्होंने मुझे कभी कॉल नहीं करा। फिर मैंने उनका उनके इनके पीछे पड़ा, मैंने खूब उनको फ़ोन वोन करे, ईमेल्स डाली। फिर ये बोले कि अब आपको नेम चेंज फाइल करना पड़ेगा, नेम चेंज एप्लीकेशन, अपने नाम को ठीक कराने के लिए एफ एन यू प्रिंस से प्रिंस गुप्ता को लिए आपको नेम चेंज कराना पड़ेगा। अब मेरे को, मैंने उनको बोला भाई मैं नेम चेंज क्यों कराऊं, मेरा नेम तो चेंज, मेरा नाम जो था वो स्टार्टिंग से ही प्रिंस गुप्ता था, तुम लोगों ने गलत कराया ना। एफ एन यू जो था आप लोगों ने बोला ना मुझे एफ एन यू इसमें लिखने के लिए। मैंने उनको ये ईमेल दिखाई, ये जो ईमेल है उनको उनको दिखाई, देखो ईमेल मैंने दोबारा ये वाली जो ईमेल थी ओरिजिनली ये 2011 वाली ईमेल है, ये वाली ये ईमेल मैंने उनको स्टार्टिंग में भेजी थी वीज़ा जब मैं फाइल कर रहा था, तब इन्होंने मुझे बोला था ये देखो ये कि एफ एन यू और प्रिंस लिखना है। फिर मैंने उनको दोबारा ईमेल भेजी 2014 में, ये 2014 की ईमेल्स है। मैंने उसको दोबारा ईमेल भेजी कि ऐसे ऐसे यूएससीआईएस देखो बोल रहा है ये वो, मैंने उसको सारा लिखा है नी टू रिटन डॉक्यूमेंट कि भाई उनको शो करूं कि तुमने मुझे बोला है, क्योंकि ये बोले कि मेरी गलती है। मैंने कहा मेरी गलती नहीं है, तुम लोगों की गलती है, तुमने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे एफ एन यू डालना है, मैंने नहीं बोला था, तुमने मुझे बोली ये बातें। तो ये इनका जवाब आया था मुझे नई दिल्ली यूएस एम्बेसी से 7 अगस्त 2014 को इनका मुझे जवाब आया था। देखो इन्होंने इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि योर फर्स्ट नेम विल बी प्रिंटेड एज एफ एन यू, फर्स्ट नेम अननोन। अब यहाँ भी ये गलती कर रहे हैं, तो अगर ये पीछे वाली ईमेल में लिखा था एफ एन यू को फर्स्ट नेम अनअवेलेबल, ये देखो ये ऐसे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं एम्बेसियों के अंदर। ये देखो एफ एन यू एक बंदा लिख रहा है फर्स्ट नेम अनअवेलेबल, यहाँ पे ये लिख रहे हैं फर्स्ट नेम अननोन एज पर यूएस रेगुलेशन। तो यहाँ पे इसने मुझे बकायदा एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट दिया, मैं इसको देख के खुश हो गया कि कम से कम ये मान तो रहे हैं कि मैंने ही इनको बोला, हम मतलब एम्बेसी ने ही मुझे बोला था कि भाई एफ एन यू लिखना है। मैंने ये डॉक्यूमेंट दोबारा से भेजा यूएससीआईएस को, मैंने कहा ये देखो ये मेरी गलती नहीं, तुम लोगों की गलती है। तो वो बोले सर आपको नेम चेंज फाइल करना पड़ेगा एप्लीकेशन, उसमें $600 की फ़ीस लगेगी। मेरे को और गुस्सा आया, मैंने कहा भाई मैं $600 की क्यों दूँ। मैंने कहा मेरी गलती थोड़ी ना, तुम लोगों की गलती है भाई, तुमने मुझे ये एफ एन यू का फंडा स्टार्टिंग में शुरू करवाया। अगर तुम मुझे उसी टाइम बोल देते कि अपना पासपोर्ट ठीक करवा लो, नहीं तो ये दे दिखते होंगी, तो मैं उसी टाइम ठीक ही नहीं करवा लेता इंडिया में। और यही मेरा मेन मकसद है कि मैं आपको ये अभी से ये सारी चीज़ें बता दूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही हो जाता। उनका भी ना लास्ट नेम नहीं था पासपोर्ट पे, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था वीज़ा अप्लाई करने से पहले, तो उनको कभी ये इश्यू हुआ ही नहीं। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनके साथ ये होता है, तो हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद उनको ऐसी इश्यूज ना हो। तो मैंने भाई ये ईमेल उनको भेजी। फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली यूएससीआईएस में, अपने लोकल यूएससीआईएस में। फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनको सारी कहानी समझाई। वो जो एक बंदी बैठी थी, लेडी बैठी थी, मुझे बार बार बोल रही सर आपको $650 देने हैं, ये देने वो देने हैं। मेरा हो गया था उस टाइम दिमाग गर्म। मैंने कहा ऐसा अपने सुपरवाइजर से अब तू बात करा मेरी, अब तो रहा हो गया बहुत ड्रामा। मैंने कहा अब ये इसकी मैं बताता हूँ, खाट मैं खड़ी करता हूँ। मैंने कहा इट्स इनफ। तो उसने फिर बुलाया अपने सुपरवाइज़र को, जो यूएससीआईएस के अंदर सुपरवाइज़र था बड़े महकमे में, उसने वो बुलाया। मैंने सारी कहानी उसको समझाई स्टार्टिंग से अब तक, सारी ईमेल्स दिखाई उसको, ठीक है, अपने ग्रीन कार्ड दिखाए, अपना पासपोर्ट दिखाया, और ये नेम की ईमेल वीमेल सब उसको मैंने दिखाई। मैंने सारा समझाया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, और अब ये मुझे बोल रहे हैं $650 मुझे देने हैं। तो वो बंदा बहुत पावरफुल था, जो लोकल यहाँ के यूएससीआईएस में मेरे बैठा है नेब्रास्का के अंदर। उसका नाम एक्चुअली जेफरी था, जेफरी बेल। तो उसने मुझे बोला कि भाई सॉरी आपको इतनी दिक्कतें हो रही है, इतने सालों से आप इतनी आपको परेशानी हो रही है, बोला मैं आपकी फ़ीस माफ़ करता हूँ, जो भी $650 लगते हैं मैं सारी फ़ीस वेव ऑफ करता हूँ। तो मतलब मैं शॉक्ड हो गया था ये बात सुन के कि मतलब ऐसा भी होता है, मतलब फ़ीस ही माफ़ कर दी मेरी जब की जब भी $650। अच्छा नॉर्मली जब हम एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं ना, कोई भी नाम चेंज की या ग्रीन कार्ड की या जो भी है, उसके 2 से 3 महीने के बाद तो एक लेटर आता है कि अब आपकी बायोमेट्रिक होगी, फिंगरप्रिंट होंगे। मतलब वो फिंगरप्रिंट लेने में ही 2-2 3-3 महीने लगा देते हैं। और इस बंदे ने मुझे ये बोला कि नॉर्मली टाइम लगता है फिंगरप्रिंट में, लेकिन मैं क्या करूँगा, नॉर्मली यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट शुरू होते हैं वो 8 बजे शुरू होते हैं सुबह सुबह, 8 बजे पहले अपॉइंटमेंट होती है 8 बजे सुबह। लेकिन बोला मैं आपको
पौने 8 बजे यहाँ पे अप्रूवल दे दूंगा अंदर आने के लिए, और पहले सबसे पहले ही आपकी वो हो जाएगी फिंगरप्रिंट। मैंने कहा यार कमाल है यार, बंदे में तो बड़ी पावर है। तो बोल मेरे से बोला वो कि मैं अभी के अभी प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ सारे फॉर्म्स का, और आपको बोला ये भी नहीं करना, फॉर्म भी नहीं फिल आउट करना, बोला फॉर्म भी छोड़ो, सिर्फ साइन कर दो नीचे, बोला फॉर्म मैं अपने आप फिल आउट करके अपने आप सबमिट करा दूंगा, पैसे वैसे जो भी है मैं सब कुछ कर दूंगा। मैंने कहा वाह, मैंने कहा इसमें तो बड़ी पावर है इस बंदे में तो। उसने बकाया था मुझे अपना बिजनेस कार्ड भी दिया, मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दिया, मुझे बोला कोई भी दिक्कत हो आप मुझे सीधा कांटेक्ट करना, और इतनी आपको दिखते हुई है इतने सालों से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैंने कहा सही है ये तो। अच्छा, मुझे जब भी के जब भी आई थिंक ये लगा लो जिस दिन मेरे डॉक्यूमेंट्स उसने साइन करके लिए, एक ही पन्ना मैंने साइन करके उसको दिया था, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उसने मुझे ईमेल भेजी कि भाई तुम्हारी अपॉइंटमेंट कल की है और तुम अपने सुबह सुबह आके अपॉइंटमेंट कर दो बायोमेट्रिक की। मैंने अपना बायोमेट्रिक दी, उससे 2 दिन के बाद मुझे ईमेल आ गई कि तुम्हारा जो ग्रीन कार्ड है वो अप्रूव हो गया है, तुम्हारा नेम चेंज था वो करेक्टेड हो गया है, नेम चेंज अप्रूव्ड हो गया है, और उससे 2 या 4 दिन के बाद मेरा ग्रीन कार्ड आ गया। और ये था मेरा ग्रीन कार्ड जो मेरे नेम नाम के साथ आया था, ये है मेरा नया ग्रीन कार्ड, और नया था अब तो मेरा पासवर्ड बन गया। लेकिन ये लास्ट में मेरा ग्रीन कार्ड आया जो परमानेंट था, ये देख सकते हो एक्सपायरी इसमें थी 2026 की, एक्चुअली 2026 तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। अभी 2024 चल रहा है, लेकिन हाँ ये एक्चुअली ले लेते हैं वापस वो, जब मैं पासपोर्ट अप्लाई करता हूँ ना, एक्चुअली सिटीजनशिप मिलती है मुझे। तो यहाँ पे जाके मेरा नेम चेंज का किस्सा खत्म हुआ। मैंने कहा चलो शुक्र है, अब मेरी ड्यूटी थी जहाँ पे मेरा लाइसेंस बना हुआ है, जहाँ पे है ना मेरा क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, जहाँ पे मेरी रेंट एग्रीमेंट है, किराए का घर है, या मेरी गाड़ी है, या मेरा सोशल सिक्योरिटी है, अब मेरी मेरी ड्यूटी थी सब जगह वहाँ पे भागना है मुझे, उन सबको बोलना है कि मेरा नाम भाई अब तुम FNU प्रिंस से प्रिंस गुप्ता कर दो। अब यहाँ पे नए इश्यूज मुझे शुरू हो गए। अब इश्यूज ये था, वो कह रहे आपने नेम चेंज कैसे करवाया, अगर लीगली नेम चेंज कराया कोर्ट में जाके तो हमें कोर्ट का डॉक्यूमेंट जमा कराओ, ऐसा थोड़ी ना कि तुम एक ग्रीन कार्ड लेके आ गए FNU प्रिंस का, ठीक है, और कुछ 6 महीने बाद साल बाद तुम अपना दूसरा ग्रीन कार्ड लेके आके प्रिंस गुप्ता का कि भाई अब मेरा नाम चेंज करके प्रिंस गुप्ता कर दो। तो बोले ऐसे ऐसे नहीं होता। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि अब तुम डॉक्यूमेंट लेके आओ। मैंने कहा मैं उन्होंने ये सब गलती जो थी वो USCIS वालों की थी, इसमें मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी ना है। तो मैंने कहा अच्छा मैं डॉक्यूमेंट बनवाता हूँ, ये भी अच्छा पॉइंट है, मुझे क्या पता डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं फटाक देनी सी वो जो जेफरी जो बंदा था उसको मैंने कॉल करा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट जो मैं इनको दिखा सकूँ, क्योंकि बहुत जने मेरे से मांग रहे हैं कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो इसने बंदे ने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया जो कि है ये है वो डॉक्यूमेंट। ये देखो, ये बकायदा उसने मुझे लिख के दिया प्रॉपर, ये उसका नाम है, ये सब अगेन आई थिंक ये स्टिल वहाँ पे करता है जॉब या जो भी है। तो सब मैं आपको रियल डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं कहानियाँ बना बना के सुना रहा हूँ आपको। तो ये देखो, ये सब लिखा है उसने, ये साफ लिखा उसने, नेम करेक्शन FNU प्रिंस टू प्रिंस गुप्ता। ये देखो, यू रिसेंटली रिसीव्ड अ न्यू I-551 जो परमानेंट गार्ड होता है, शोइंग योर ट्रू एंड करेक्ट लीगल नेम ऑफ गुप्ता प्रिंस अपॉन अप्रूवल ऑफ योर फॉर्म I-190 ऑन दिस। तो उसने सारा कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो। इसने मुझे बकायदा पूरा प्रॉपर ही डॉक्यूमेंट दिया। ये डॉक्यूमेंट मैं लीगली एक्चुअली आज भी यूज़ करता हूँ, अब तो नहीं करता इनफैक्ट, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बहुत यूज़ करा। जहाँ जहाँ मेरे को कोई भी मांगता ना कि कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कि भाई अपना नाम तुमने चेंज कैसे करवाया और किसने करा तुम्हारा नाम चेंज, तो ये डॉक्यूमेंट मैं उनको हमेशा दिखाता हूँ कि देख लो भाई तुम लोगों ने ही करा था नाम का फंडा, और तुम लोगों ने सब कुछ करा है। तो मतलब ये स्टोरी मैं आपको बताना चाह रहा था। ये बहुत मुझे इश्यूज हुए इसमें, बहुत इसमें मेरे को अराउंड 2016, तो मतलब मुझे 4 साल लगे अपने नाम को ठीक करवाने में। तो इसके बाद जाके मेरा जब US को मुझे सिटीजनशिप मुझे मिल गई, तो वहाँ पे जाके इन्होंने मेरा नाम प्रिंस गुप्ता करा, तब से मैं बोला चलो अब मेरी जान जाके एक छुट्टी है यहाँ पे, नहीं तो मैं बहुत परेशान हुआ। आप भी, मैं कोई जॉब अप्लाई करता हूँ US में तो हमेशा मुझे FNU प्रिंस डालना पड़ता है कि मैं, क्योंकि आज भी वो बहुत सारी जो मैंने पहले जॉब्स करी थी है ना 6-7 साल पहले, वहाँ सब जगह FNU प्रिंस नाम चल रहा है। तो मतलब हो सकता है, मेरी उम्मीद यही है कि आप लोगों को सीखने को मिला उस वीडियो से। अगर किसी के भी नाम में फंडा है, उनका लास्ट नेम नहीं है, तो उनको कोशिश करो कि वीज़ा लगवाने से पहले ही अपने नाम को ठीक करवा लो पासपोर्ट, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत लट बजेंगे, पैसे भी बर्बाद होंगे। और एक्चुअली मुझे ये चीज़ और याद आ रही है एज एम स्पीकिंग, जब मैंने वो नाम चेंज का वो फाइल कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। वो बर्थ सर्टिफिकेट मांगना चाह रहे थे मेरा, और मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे प्रिंस लिखा था सिर्फ। तो मैंने अब एक्चुअली अपने फादर को फ़ोन करा जो इंडिया में रहते हैं, उनको मैंने फ़ोन करा कि ऐसा ऐसा मुझे नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो मेरे नाम को दिखाए। वो बोले ऐसा तो होता नहीं है आजकल यहाँ पे। मैंने कहा मुझे चाहिए, क्योंकि ये बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उसके बिना ये नाम भी ठीक नहीं करेंगे। तो मेरे को यार फिर वो बोले कि मेरे को इंडिया आना पड़ेगा।
अब मैंने कहा ये सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए मैं इंडिया थोड़ी ना आऊँगा, 1000 1200 1500 डॉलर की टिकट लेके, इतनी महंगी टिकट लेके, इतना टाइम ख़राब करके मैं आऊँगा इंडिया। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोल पाल के पूछ पाछ के इधर उधर बहुत हाथ पैर मार के लास्ट में मेरे को नया, मेरा एक्चुअली जो आजकल जो कंप्यूटर प्रिंटेड बनती हैं, जो बड़ी मतलब अच्छे दिखते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर बनते हैं, वो उन्होंने बनवा के मुझे भेजा। मुझे फिजिकली भी भेजा, चिट्ठी में मेल में डाल के ही भेजा, और फिर मुझे ईमेल से ही भेजा। तो मैंने वो सब डॉक्यूमेंट्स लगाए, उसके बाद जाके मेरा नेम चेंज हुआ था। तो मतलब बहुत दिखते हैं। अगर आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा है जिसमें लास्ट नेम नहीं है, ठीक है, और कागज वागज का ये पहले पुराने टाइम में बनाते भी नहीं थे, या बन रहा है तो कागज फटा हुआ है, बहुत बेकार सा है, समझ ही नहीं आ रहा है, या मतलब बहुत ही घटिया टाइप से, मतलब बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं है कागज की, 30 साल पहले 40 साल पहले ऐसे ही कागज पे लिख देते थे वो। अगर ऐसा कुछ है तो सबसे बेस्ट रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि यूएस में नहीं चलाते ना उनको, वो नहीं मानते ये ऐसे कागजों को, तो उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कोशिश करवाओ अपने डॉक्यूमेंट को बनवा के यहाँ आओ, वो सबसे बेस्ट रहता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आने वाले टाइम में। तो एनीवे गाइस, आई डोंट वांट टू वेस्ट टू मच टाइम। आई नो ये बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं चाहता नहीं था इतनी लंबी वीडियो बनानी, लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि आप लोगों को कुछ सीखने का मिला इस वीडियो से। और अगेन, किसी को भी आपको लगे कि ज़रूरत है इस वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं और अपनी शेयर करूंगा स्टोरीज। मेरे को वीज़ा में बड़े दिक्कत हुए, मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट कर दिया था, हो सकता है मैं वही आई थिंक नेक्स्ट वाली बनाऊंगा। बट एनीवे, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, थैंक यू फॉर वाचिंग। बट या विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाकी बढ़िया भाई, इंजॉय करते रहो, और कोई क्वेश्चन हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, कुछ भी हो जो भी हो मैं आंसर दूंगा आपको। और सबको बताओ देखो वीडियो। और एनीवे, थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।